राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज का जो आपका लेक्चर है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है। यूनिट नंबर 1, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो कि आपको मैंने सिलेबस डिस्कशन बताया था, उसमें बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का एक पेपर होगा, दोनों का एक पेपर होगा। ठीक है, तो वो पार्ट अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। हैंड हाइजीन है यूनिट नंबर 3, वो आपके कंप्लीट करा दी गई है। आज है यूनिट नंबर 1, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये आपके वन शॉट का रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो मेरे लेक्चर है, जो वीडियोस है, वो आपके वन शॉट में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक वीडियो में वो मुश्किल से 40 से 50 मिनट की समथिंग की हो सकती है लंबी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI। ठीक है, तो इस वीक का हम सिलेबस देखें तो उसमें क्या क्या होता है। सिलेबस में जो आपको दिया गया है वो सिलेबस में आपको बता देता हूँ। INC, अकॉर्डिंग टू INC आपके पहला है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होता है। और बंडल अप्रोच हो गया, प्रिवेंशन ऑफ UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ SSI। ठीक है, ये आपके पास सिलेबस है, ये हम आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन पे लेक्चर। अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपके फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर है उसमें BSc नर्सिंग का जो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो क्या होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल दो, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोल दो, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल दो, तीनों चीज़ एक ही है। तो क्या होता है ये, अकॉर्डिंग टू WHO, HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड। देखो, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक्वायर्ड होता है इन द हॉस्पिटल में बाय पेशेंट के द्वारा, हु वाज एडमिटेड फॉर ए रीजन अदर देन दैट इन्फेक्शन। बात समझ में आई। देखो, मान लीजिए कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में आया किसी दूसरी बीमारी, कोई भी बीमारी ले लो, जैसे पायरेक्सिया ले लिया कॉमन सी। ठीक है, कोई पेशेंट है ये, इसके हो रहा है पायरेक्सिया यानी फीवर। इसके लिए वो हॉस्पिटल में आया कि भाई डॉक्टर को दिखाएंगे सही हो जाएंगे, तो वो भर्ती हो गया वार्ड में। अब पायरेक्सिया के अलावा अगर उसे हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, मान लीजिए पायरेक्सिया है, उसके कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे जुकाम वगैरह हुआ, या फिर जैसे अभी कॉमन कोल्ड ले लेते हैं, है ना, खांसी जुकाम वगैरह हुआ जो कि कॉन्टेक्ट से फैलता है, कॉन्टेक्ट हुआ, एयरबोर्न, है ना, इनसे क्या फैलता है। तो अब इसको क्या है, कॉमन कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गई, आया किसके लिए था, पायरेक्सिया के लिए, लेकिन साथ में इसके क्या है, कॉमन कोल्ड भी हो गई। तो ये क्या हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया। अब कॉमन कोल्ड कैसे हुई, यहाँ के हॉस्पिटल में जो दूसरे पेशेंट है उसके कॉमन कोल्ड हो गई, तो उसके द्वारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू इसके भी कॉमन कोल्ड हो गया। तो ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट है जिस कारण से वो आ रहा है, जिस कारण से वो एडमिट हुआ है, उसके अलावा
उसके अलावा उस पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी हो जाए हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल में, तो यह क्या कहलाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है। अब ये कब तक हो सकता है? तो दिस इंक्लूड 48 आवर्स और मोर आफ्टर being hospitalized or within 30 days after getting discharge। एडमिट एडमिट के मतलब ये कोई पेशेंट है, एडमिट हुआ, एडमिट होने के 48 घंटे से लेकर डिस्चार्ज यानी उसकी छुट्टी हुई उसके 30 दिन बाद तक, मतलब आज उसकी डिस्चार्ज हुआ है, आज उसका डिस्चार्ज हुआ है तो 30 दिन आगे तक, 30 दिन बाद भी उसको क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, मैं नहीं कह रहा। इट ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है। कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं रिड्यूस इम्यूनिटी, जो पेशेंट है जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है उसकी एक तो इम्यूनिटी क्या हो? कम हो। इसके कारण भी भाई इम्यूनिटी कम है तो वो एक ससेप्टिबल होस्ट के रूप में पाया जाएगा वहाँ पे। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, वहाँ का जो इन्वायरमेंटल है वो दूषित हो। ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह नहीं हो, तो जैसे सरफेस वगैरह हुई तो सरफेस से गंदगी है ना, तो वो कंटामिनेशन है, तो उसके थ्रू भी ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या है? फूड। ठीक है, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। अब वाटर में क्या आ गया? वाटर में आ गया आपके पास जो हॉस्पिटल से सप्लाई हो रही है, ये बोतल वाला नहीं, ये बिस्लेरी वगैरह होती है वो नहीं, ये जो हॉस्पिटल से सप्लाई हो रही है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में वाटर कूलर वगैरह वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो उसको कोई और भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इससे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या आपके एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप यूनिट नंबर 7 आई थिंक, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके वही लेक्चर आएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ, मतलब कि क्या है इसमें कि कोई वायरस वगैरह हुआ या बैक्टीरिया हुआ, वो सीवियर है, आपकी एंटीबायोटिक की जो पावर है उससे ज़्यादा सीरियस है। मतलब कि कोई पेशेंट आया, उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप ये एंटीबायोटिक दे दो। अब उसकी जो पावर है जो आती है, जैसे आपके पास एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट, ठीक है, तो अब इसकी जो पावर है, जो इसकी शक्ति है, उससे ज़्यादा उसके पैथोजन को सहन करने की पावर है उसमें, तो इसे एंटीबायोटिक से उसका कुछ नहीं होगा, इस पैथोजन का इस एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होगा, उसको दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ये है आपके एंटीबायोटिक स्टेरॉइडशिप। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एजिथ्रोमाइसिन है ये काम नहीं करती हो। ठीक है, फिर है सोर्सेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सोर्स किस किस सोर्स के द्वारा हो सकता है? तो फर्स्ट आ गया पीपल, जैसे पेशेंट हो गया, पेशेंट एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल गया। हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, हॉस्पिटल स्टाफ में जैसे कि अब ये तो है नहीं कि वो बार बार हैंड वॉश करेगा, हैंड हाइजीन करेगा। एक पेशेंट को देखा, फिर वो वापस आएगा, वापस हैंड वॉश करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस हैंड वॉश करेगा, वापस जाएगा, तो ये तो है नहीं। हाँ, कुछ कुछ हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, लेकिन जो अधिकतर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वगैरह, उसमें कम है चांसेस। तो एक इससे नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है कि उसने भाई पेशेंट ए को टच किया, उसके बाद में बी को टच कर दिया, तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक हो गया विजिटर यानी कोई मिलने वाला आ रहा है तो उन्हें हो सकता है, उनके थ्रू।
सेकंड आता है पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब इक्विपमेंट हो गया, लिनन इक्विपमेंट हो गया, लिनन हो गया, है ना। तो इनको भी अपने हमें क्या करना चाहिए, इनको इनकी हाइजीन का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट में जैसे स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट या जिसे स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, तो इसके थ्रू इन्फेक्शन फैल सकता है। ये फूड, वाटर, एयर, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया ये, ठीक है। इनसे भी क्या है कंटामिनेशन, इनसे भी इन्फेक्शन है वो फैल सकता है सोर्स के रूप में। तो हमें क्या है इनकी हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एज ए नर्स, एज ए रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास कॉमन टाइप्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। तो फर्स्ट आता है आपके पास वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन मतलब जो कि आपके सर्जरी के बाद में होता है। आपको किसी भी टाइप की सर्जरी हुई, सॉरी आपको क्या, पेशेंट है, किसी भी टाइप की सर्जरी हुई, उसके बाद में जो इन्फेक्शन होता है वो होता है आपके वुंड इन्फेक्शन। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंशन और मिनिमाइज। इसे रोकने के लिए और कम करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है नीड टू प्रॉपर वुंड केयर एंड असेप्टिक टेक्निक यूज़। हमें वुंड की प्रॉपर केयर करनी चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ लेनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, फैले ना, ठीक है। सेकेंड है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये क्यों फैलता है, ये फैलता है आपके पास कैथेटराइजेशन से। आपके क्या पेशेंट के लिए, पेशेंट में क्या है कैथेटराइजेशन, जब हम लिंक्ड करते हैं कैथेटर हम लगाते हैं, इंसर्जन करते हैं कैथेटर का, तो ये आपके यूटीआई है वो होने के चांसेस रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया होता है उसमें, सॉरी पैथोजन, इकोलाई, कॉमन पैथोजन है ये इकोलाई। इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, कैथेटर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक यूज लेनी चाहिए उसे इंसर्जन करने के लिए। अब जो यूटीआई है इसे अपन KAUTI ये भी बोलते हैं, मतलब कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जो यूटीआई है वो आगे पढ़ेंगे, चलो आगे भी आएगा ये। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थर्ड आता है आपके पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वेंटिलेशन हो गया, पैथोजन हो गया स्टेफाइलोकोकस और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये बैक्टीरिया वगैरह है, ये हम आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। नीड फॉर रेस्पिरेटरी केयर, किसकी आवश्यकता होती है हमें इसको प्रिवेंशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें रेस्पिरेटरी केयर की आवश्यकता होती है वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए। चौथा है आपके पास बैक्टीरियमिया। अब देखो, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट क्लास ली हो तो उसमें आपके वर्ड आया है टर्मिनोलॉजी, ईमिया मतलब क्या है, ईमिया मतलब ब्लड, और बैक्टीरिया जब ब्लड में बैक्टीरिया आ जाए तो ये होता है बैक्टीरियमिया। किसके थ्रू, आईवी कैनुला हो गया, सर्जिकल इंसिजन हो गया, सर्जिकल इंसिजन मतलब कट लग जाए, सर्जिकल कट, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया। क्या नीड रखनी चाहिए, असेप्टिक टेक्निक यूज लेनी चाहिए आईवी थेरेपी के करे तब, ठीक है। आईवी थेरेपी में आपके कैनुला आ गया, इंजेक्शन वगैरह आ गया, ठीक है। बंडल अप्रोच, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास बंडल अप्रोच। व्हाट इज बंडल अप्रोच, बंडल अप्रोच क्या है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DAI क्या है। कौन सा, DAI, डिवाइस एसोसिएटेड या एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डिवाइस एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब डिवाइस एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब क्या समझ रहे हो आप, डिवाइस एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे कैथेटर है तो कैथेटर भी एक डिवाइस हो गया,
वेंटिलेशन दे अपन किसी पेशेंट को, वेंटिलेटर है तो वो भी क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। ऑक्सीजन मास्क डिवाइस हो गया। यानी कि जो जो भी चीज़ें अपन यूज़ ले रहे हैं हॉस्पिटल में वो एक डिवाइस के रूप में मानी जाती है। जैसे कंफर्ट डिवाइस हो गया, लिनन वगैरह हुआ, ठीक है। तो वो एक है डिवाइस। तो उस उनके थ्रू जो इन्फेक्शन हो वो क्या होता है, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक। तो जो बंडल अप्रोच है, देखो बंडल अप्रोच हैज़ बीन रिड्यूसिंग DAI इन्फेक्शन। बंडल अप्रोच के थ्रू अपन DAI इन्फेक्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया, कैथेटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, इनका जो इन्फेक्शन है, इनके द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। कौन, बंडल अप्रोच। अब देखते हैं बंडल अप्रोच है क्या। इट इज़ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का एक सेट है, दैट जो कि अब देखो यहाँ से, व्हेन परफॉर्म्ड कलेक्टिव एंड रेलिएबल हैव बीन शोन टू इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम। जब हम इसका यूज लेते हैं तो जो पेशेंट का आउटकम आता है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव मतलब कि इन्फेक्शन के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं इसको। और आउटकम है वो क्या है, इम्प्रूव होता है, इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट के आउटकम में। तो अब देखते हैं अपन क्या, कौन कौन से बंडल अप्रोच है। सबसे पहले था आपके पास प्रिवेंशन ऑफ यूटीआईज। टॉपिक चल रहा है यहाँ पे आगे अपन, प्रिवेंशन ऑफ यूटीआईज। तो प्रिवेंशन ऑफ यूटीआईज क्या है, डेफिनेशन देख ले सबसे पहले। यूटीआईज मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डेफिनेशन है, ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। किसी भी पार्ट हो, यूरिनरी सिस्टम का कोई सा भी पार्ट हो, उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो वो कहलाता है आपका यूटीआई। द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड हो गए, किडनी हो गया, यूरेटर, ब्लेडर, यूरिथ्रा वगैरह। ये अगर ये आपके क्या इन्फेक्टेड है तो वो आपके यूटीआई में कंसिडर्ड किया जाएगा। कॉमन कॉजेज कौन सा हो गया, प्राइमरी ड्यू टू कैथेटराइजेशन। मेन रीज़न इसका होता है जब अपन कैथेटर इंसर्जन करते हैं तब ये यूटीआई का एक कारण बन सकता है। अब इसे रोकने के लिए अपन क्या क्या स्टेप यूज ले, यही क्या है, बंडल अप्रोच। ये है ना, यही बंडल अप्रोच है। मतलब कि जब हम टेक्निक का यूज लेते हैं तो पेशेंट के आउटकम आते हैं, इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो जब अपन ये सब करेंगे तो पेशेंट के लिए क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये है बंडल अप्रोच। क्या क्या स्टेप्स है, तो डेली क्लीनिंग ऑफ कैथेटर ओपनिंग। जहाँ से वो कैथेटर का ओपनिंग होता है उसको हमें क्या है, डेली क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। जहाँ से ओपनिंग होता है उसको अपन क्लीन रखें। सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास, रेगुलर कैथेटर क्लीनिंग विथ सोप एंड वाटर। जो कैथेटर है, कैथेटर ट्यूब है, उसको हमें क्या है, रेगुलर क्लीन रखना चाहिए सोप एंड वाटर से। थ्रो रेक्टल एरिया क्लीनिंग पोस्ट बाउल मूवमेंट। जो पोस्ट बाउल मूवमेंट होती है उसके बाद में अपन क्या है, जो एरिया है उसको भी क्लीन रखें। ये भी एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का एक स्टेप है। कीपिंग द ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर लेवल। जो ड्रेनेज बैग होती है या फिर बोलते हैं यूरिनरी बैग है, उसको हमें नीचे रखना है, ब्लैडर लेवल है उससे अपन नीचे रखना है। कुछ कुछ क्या करते हैं कि ब्लैडर लेवल से ऊपर लटका लेते हैं उसको, वो गलत है। रेगुलर ड्रेनेज बैग एम्प्टी एवरी 8 आवर और व्हेन फुल। जब आपका जो यूरिनरी बैग है या ड्रेनेज बैग है या यूरिनरी बैग है, जब आपका फुल हो जाए तो उसको आप खाली कर दो, या फिर 8 घंटे में खाली कर दो, खाली हो, ठीक है। दूसरा था आपके पास प्रिवेंशन ऑफ SSI। अब सर SSI क्या है, एक बार फुल फॉर्म तो बताओ आप।
तो फुल फॉर्म होती है इसकी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या समझ रहे हो आप? सामने दिख रखा है, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन दैट अकर आफ्टर सर्जरी इन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द सर्जरी टुक प्लेस। किसी के हाथ में सर्जरी हुई है, किसी के हाथ में क्या हुई है, सर्जरी हुई है, और यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो याद के SSI बोली जाएगी, कही जाएगी, ठीक है। कारण क्या है इसका, कॉज क्या है, काजेस? तो फैक्टर लाइक सर्जिकल टेक्निक, कंटामिनेशन, ऑपरेशन ड्यूरेशन, जो ऑपरेशन की जो अवधि है, ड्यूरेशन है वो लंबा हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया, ठीक है। सर्जिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में मतलब कि साफ़ सफाई ढंग से नहीं हुई है, ठीक है ना, ये आता है इन्वायरमेंटल में। प्रिवेंशन स्टेप क्या है, रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ओटी ऑपरेशन, जहाँ पे ऑपरेशन होता है उसको अपन रेगुलर क्लीनिंग करें, डिसइंफेक्टेड करें विद स्टेराइल एसेप्टिक, मिनिमल हैंडलिंग एंड स्टेराइल ड्रेपिंग बाय ऑपरेटिंग स्टाफ, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि वहाँ ऑपरेशन ओटी है वहाँ पे भीड़ करें, भीड़ नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर सर्जिकल अटायर फॉर ऑल इन द सर्जिकल थिएटर, जितने भी सर्जिकल प्रॉपर सर्जिकल यूज ले अपन, सर्जिकल अटायर का यूज ले अपन, ठीक है। सर्विलांस ऑफ सर्जिकल वुंड, ये क्या होता है, ये होता है निगरानी रखना, ठीक है, किसी के ऊपर देखभाल रखना, केयर करना उसका, मतलब कोई सर्जिकल वुंड हो गया है तो उसके अपन क्या है, निगरानी रखे, उसकी ध्यान रखे, तो ये इसके थ्रू अपन क्या है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ VAE। व्हाट इज VAE? वेंटिलेशन एसोसिएटेड इवेंट, ये लिख रखा, ये होता है। अब इसको रोकने के लिए क्या होता है, पहले तो देखते हैं ये होता क्या है। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज लाइफ सेविंग थेरेपी, ये एक लाइफ सेविंग थेरेपी है एक पेशेंट के लिए, जो कि जब पेशेंट है क्रिटिकल इलनेस हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो तब इसको अपन यूज़ लेते हैं। एंड द कॉम्प्लिकेशन अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ MV इज नोन एज VAE, ठीक है। जब कोई पेशेंट है, जब क्रिटिकल कंडीशन में है, तब हम इसका वेंटिलेशन है जिसका हम यूज लेते हैं, किसका, मैकेनिकल वेंटिलेशन का। अब कारण क्या क्या हो सकता है इसका, कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन, एग्जांपल VAP क्या है सर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप हमें यूज लेनी चाहिए, तो एडिक्वेट डिसइंफेक्शन ऑफ वेंटिलेटर कंपोनेंट, पर्याप्त, एडिक्वेट यानी क्या होता है, पर्याप्त, एडिक्वेट डिसइंफेक्शन ऑफ वेंटिलेटर कंपोनेंट, जो वेंटिलेटर के जो जो कंपोनेंट होते हैं, जो जो तत्व होते हैं, या जो जो वेंटिलेटर के पार्ट है, उसको हमें क्या है, डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। अवॉइडिंग रूटीन ट्यूब चेंज करते उससे हमें अवॉइड रखना चाहिए डेली रूटीन के तौर पर। हेड अप पेशेंट पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन है वो हेड अप रखनी चाहिए। स्टेराइल ट्रेकियल सक्शनिंग, जो ट्रेकियल सक्शनिंग है उसे स्टेराइल रखना चाहिए। लिमिटिंग सेडेटिव्स एंड कॉन्शियसनेस इम्पेयरिंग मेडिकेशन, यानी कि हमें ऐसी मेडिकेशन देनी चाहिए, और जो सेडेटिव्स मेडिसिन है उसका हमें लिमिट रखना चाहिए। सेडेटिव्स मतलब जैसे नशा वगैरह हो, ठीक है। और अब पढ़ेंगे फार्मा वगैरह में पढ़ेंगे क्या है, कॉन्शियसनेस
पेशेंट को जो है कि कॉन्शियस रखे ऐसी मेडिसिन में देनी चाहिए। फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। पेशेंट मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज, पेशेंट को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट असेप्सिस फॉर कैथेटर इंसर्जन एंड मेंटेनेंस, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, स्ट्रिक्ट असेप्सिस रखनी चाहिए। असेप्सिस का मतलब, असेप्सिस मैंने बता दिया है क्या एसेप्सिस, 3 बार बता चुका हूँ मैं। फंडामेंटल में हो गया, एमएसएन में भी बता दिया मैंने असेप्सिस क्या है, और एक असेप्सिस की अलग क्लास भी है। कंप्लीट अभी और बता देता हूँ, चौथी बार और बता देता हूँ। असेप्सिस क्या है? एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पैथोजन, ठीक है ना। लास्ट वन आता है आपके पास, प्रिवेंशन ऑफ CLABSI। क्या? CLABSI क्या है ये? CLABSI देखो ढूंढो, इसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बता दो। मिल गया? CL देखो, C से क्या हो गया? C से हो गया सेंट्रल लाइन, CL से, C से हो गया सेंट्रल, L से हो गया लाइन, A से हो गया एसोसिएटेड, B से हो गया ब्लड, S से हो गया स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, I से इन्फेक्शन। तो ओवरऑल क्या हो गया? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। डेफिनेशन देखो, इट इज ए प्राइमरी लेबोरेटरी confirmed bloodstream infection in patient with a central line at the time of or within 48 hours prior to the onset symptoms, and infection is not related to infection from other side। result cause क्या होगा? resulting from germ entering in the bloodstream through the central line। पहले देखो सेंट्रल लाइन होती क्या है, डायग्राम देखो, ये देखो, ये दिख रहा है कुछ, यहाँ पे होती है सेंट्रल लाइन, ये कैथेटर इंसर्जन किया हुआ है, ये देखो, जूम कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे कैथेटर को इंसर्ट किया गया है, हार्ट है, ठीक है। ये होती है आपके पास सेंट्रल लाइन। अब डेफिनेशन देखो, सेंट्रल लाइन क्या ये भाई होती क्या है? सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन ऐसा है, किसी भी पेशेंट को ये इन्फेक्शन हुआ तो पहली बात तो वो होगा क्यों, कारण क्या है इसका? यह कारण हो गया ब्लड स्ट्रीम के, सेंट्रल लाइन के जो ब्लड स्ट्रीम है, सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया जर्म है ना, जर्म है वो आपके एंटर कर जाए, तो ये तब आपके ये इन्फेक्शन होता है। अब ये जब इन्फेक्शन होगा तो अब देखो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिख रखी है? लास्ट लाइन लिख रखी है, इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर साइड नॉट रिलेटेड टू अनदर साइड। इन्फेक्शन हुआ सेंट्रल लाइन में हुआ, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आपके रेडनेस हो जाएगी, लाल वगैरह हो गया, दर्द होगा वहाँ पे, केवल वहीं पे होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। लास्ट में क्या लिख रखा है? नॉट रिलेटेड टू एन इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर साइड, ठीक है। बचने के क्या क्या उपाय हैं? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन तो प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड असेप्टिक टेक्निक यूज ड्यूरिंग इंसर्जन। कैथेटर इंसर्जन करें अपन, जब अपन क्या है कि प्रॉपर हैंड हाइजीन का यूज ले, असेप्टिक टेक्निक यूज ले, ऑप्टिमल इंसर्जन सेलेक्ट साइट सिलेक्शन, जहाँ पे हमें वो इंसर्ज करना है उसका जो साइट है वो ऑप्टिमल हो, उसको सिलेक्शन, ठीक है। स्टेराइल ड्रेसिंग एप्लीकेशन ओवर इंसर्जन साइट, स्टेराइल ड्रेसिंग वगैरह हो, एंटीसेप्टिक स्क्रबिंग पोर्ट्स बिफोर यूज, असेप्टिक टेक्निक यूज फॉर, ये इसको क्या है कि प्रिवेंट करने के स्टेप्स हैं।
समझा दिया है आपको, एक बार पढ़ ले। स्टाफ ट्रेनिंग इन कैथेटर केयर, जो स्टाफ है उसको भी अपन कैथेटर केयर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे पहुँच चुके पर हम लास्ट टॉपिक आ गया आपके पास। अब मुश्किल से 10 मिनट का हो रहा है। सर्वेलेंस ऑफ HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसकी अपन कैसे देखें, उसको कैसे निगरानी रखें, कैसे ऑब्जर्व करें, तो वो है आपके पास सर्वेलेंस ऑफ HAI। इसके लिए क्या क्या बनाए गए हैं, क्या कौन इसकी देखभाल करता है, कौन इसका ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो देखते अपन। इट प्रोवाइड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ HAI। ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसकी सर्वेलेंस या निगरानी या केयर या ऑब्जर्वेशन करने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है। एक तो होती है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, और एक होती है आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ये दो आपके पास कमेटी और टीम होती है जो कि आपके सर्वेलेंस करती है किसका, HAI का। टीम को देखें तो टीम में क्या है, ICT। इसमें क्या है, A team of infection control workers is headed by an infection control doctor, usually microbiologist, who take day-to-day responsibility for this policy। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इसकी जो पॉलिसी है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर। इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर यूजुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये उसका क्या है, टीम का जो कंट्रोल टीम है उनका क्या है, हेड होता है। द फंक्शन ऑफ दिस टीम, इस टीम का क्या क्या फंक्शन है, तो सर्वेलेंस कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटरिंग हाइजीन प्रैक्टिस, एडवाइजिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रिगार्डिंग द, हाँ, तो ये उसके क्या फंक्शन होते हैं। ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, वो ICC इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, उसको एडवाइस या सलाह देते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, अब इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में उसका क्या रोल होता है, मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो रेगुलर पेशेंट मॉनिटरिंग, कोई पेशेंट है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी क्या है, मॉनिटरिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, भाई ये किस टाइप की बीमारी है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका ऑब्जर्व करेंगे, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। पेशेंट है उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइजिंग इन्फेक्शन रेट एंड टाइप ऑफ डाटा, इन्फेक्शन है उसका डाटा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। तीसरा आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, डेवलपिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल। मतलब कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए क्या करें, उस स्ट्रेटजी का क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, यूज लेंगे उसको। ठीक है। फिर आता है फोर्थ आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो स्टाफ वगैरह है उसको ट्रेनिंग देने का काम भी किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है। फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपके शॉर्ट्स में आंसर आएगा 5 नंबर का। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे।
Infection Control Committee, there should be an ICC in every hospital. The staff of committee committee include medical microbiologist as the chairman, a physician, a surgeon और etc. तो सभी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी पाई जाती है, होनी चाहिए. द स्टाफ ऑफ कमिटी द स्टाफ ऑफ दिस कमिटी इंक्लूड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट. उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है चेयरमैन के रूप में, और फिजिशियन होता है और एक सर्जन होता है, और भी होते हैं एटसेट्रा. रोल ऑफ आईसीसी, क्या क्या इसके रोल होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के क्या क्या रोल है. तो डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, कि भाई क्या करे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दे, उसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह है उसको डेवलप करने का काम भी क्या है, इसी का है. जैसे हैंड हाइजीन हो गया, डेवलप कर दिया कि भाई यार प्रिवेंशन तो करना है, तो कैसे करें. तो बेसिक चीज़ पे हैंड हाइजीन, मेन तौर पर हैंड हाइजीन, हैंड से ज़्यादा आपके बीमारी वगैरह है वो फैलती है, तो हैंड हाइजीन को इसने डेवलप कर दिया. दूसरा है सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ HAI. इसने कहा है कि यार एक काम करो, पहले देखो तो सही कि कौन किस में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फैल रहा है, उसकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसकी निगरानी रखो, उसका ध्यान रखो, कैसे फैलता है, क्या कब फैलता है, किसके कारण फैलता है, सोर्स क्या है इसका, क्यों फैल रहा है. इसको रोकने के लिए भाई पहले इसका ओरिजिन तो देखो. थर्ड है आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में देखें तो पेशेंट है उसको भी एजुकेट करो, भाई आप ये करो, ये मत करो, ऐसा करोगे तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, मास्क वगैरह लगाए, कोई विजिटर वगैरह आ रहे हैं देखने तो मास्क लगाओ, ऐसे टच मत करो पेशेंट को. और स्टाफ है हॉस्पिटल स्टाफ, तो उसको भी अपने क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए. फोर्थ है आपके पास आउटब्रेक मैनेजमेंट, कि भाई जो पैथोजन है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैल रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, जो कोई पैथोजन वगैरह है या जिसके भी थ्रू जो फैल रहा है, कोई डिवाइस हो गया या जिसके भी कारण वो फैल रहा है, तो उसका आउटब्रेक करे, उसको रोके, मतलब कि उसको जो चेन है ना उसको तोड़े. चेन तोड़ देंगे, चेन ऑफ इन्फेक्शन है पढ़ी है आपने, वो ब्रेक कर देंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड या फैलेगा नहीं. फोर्थ है आपके पास क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. आपको अपनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कि ये नहीं है कि यहाँ तक कि एक लिमिट रख दी कि भाई यही करते रहेंगे सारे दिन, भाई हैंड वॉश पर ही अटके रहेंगे. हैंड वॉश नहीं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करो. अब ये थोड़ी है कि भाई आप स्टेराइल फील्ड में जा रहे हो तो वो हैंड वॉश करेंगे, वहाँ पे हैंड वॉशिंग की अलग टेक्निक होती है, तो वो भी क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी में. सर्जिकल हैंड वॉश. फिर है रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट में आ गया आपके पास कि भाई इक्विपमेंट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इसको रोकने के लिए जो रिसोर्सेज है, इक्विपमेंट वगैरह है, कि क्या करें जिससे मतलब इक्विपमेंट में जैसे आपका आ गया ग्लोव्स आ गया, ठीक है, और मास्क आ गए, रिसोर्स है ये, इनके थ्रू अपन इसको क्या है मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को. सोप वगैरह हो गए है ना, जिससे अपन हैंड वॉश करें, और क्लीनिंग का जो भी क्लीनिंग के जो रिसोर्सेस है वो हो गए. तो ये आपके रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ गया. फिर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस. आठवां है आपके पास कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग. अब कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग में क्या आ गया, अपनी जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है इसको हमें दूसरी जो संस्था है या दूसरी जो फील्ड है उसमें भी अपन इसको फैलाए बातों को, कि भाई ये ऐसा करने से जिससे जागरूकता अवेयरनेस फैलेगी. ठीक
ठीक है। रिपोर्टिंग है जो अपन डाटा कलेक्ट करें और भाई इतने डाटा कलेक्ट करें तो उनको बताएं कि भाई ये आपके पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इतना फैला है, ठीक है। 9th है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। जो भी हमने प्रैक्टिसेस बनाई है उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। यूज ले भी बताया मैंने आपको, यूज कैसे ले डेवलपमेंट में, कि हैंड वॉश है तो हैंड वॉश को कैसे यूज ले, मास्क है तो मास्क को कैसे यूज ले, तो इनको क्या इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक। तो आज का जो ये सेशन है वन शॉट वाला, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको 40-50 मिनट के समथिंग लगते हैं वन शॉट में, पर यह है कि पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और नोट्स वगैरह है तो नोट्स तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और नंबर भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।